सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राजीव कांड सोल्व पेपर है, तो इसमें 2023 सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी कोई वीडियो आपको ना मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट में उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो और एक बात, जहां पर स्टार बना होगा उन प्रश्नों को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 2025 की परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला छोड़ रहे हैं। और प्रश्न नंबर 2 है एक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, तो इनका हल। तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से x y के मान निकाल दो। ठीक, जो इसका आंसर होगा उसी पर टिक लगा लीजिए आप। 3 नंबर देखिएगा, बाई अक्ष से दूरी। तो देखो बाई अक्ष से दूरी बराबर x होती है, इसको हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको। तो प्रश्न नंबर 3 है बाई अक्ष से दूरी। पहले यहाँ पे दोनों लिख लो, x अक्ष से दूरी बराबर b होती है और बाई अक्ष से दूरी बराबर a होती है। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान a कहलाता और ये b कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी बराबर b, तो b का मान कितना 9 है, तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। अगर आपसे बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी बराबर a, तो a का मान कितना 5 है, तो इसका मान 5 आ जाएगा। तो हमसे बाई अक्ष से दूरी पूछिए, तो बाई अक्ष से दूरी हमारी 5 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिएगा, नंबर 7 है हमारा। 7% दिखा दें हम आपको एक बार। यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो देखो एक सूत्र होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। और माध्य हमारा कितना है, माध्य x है, तो यहाँ पे x लगा दीजिए। और पदों का योगफल यानी 7 + 8 + x + 11 और +14। ठीक है, और बटा कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, तो x बराबर ये बन जाएगा 8 7 15 और ये बन जाएगा 25 15 और 25 40, तो ये बन जाएगा 40 + x बटा 5। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बन जाएगा 5x बराबर 40 + x। अरे भैया इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका इसमें, तो x को उधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 5x - x बराबर 40। तो 4x बराबर 40, 4 एकन 4, 4 धाम 40, तो x बराबर 10 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर कौन सा था, ये 7वां था, तो 7वें का B सही हो जाएगा। और 8वां नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 है, उसको देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 है, ax² + bx + c बराबर 0। जब मूल समान होते हैं तो हमें सूत्र लगाना विभक्त कर, यानी क्या लगाएंगे, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना, 4ac को उधर भेजिए, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो b² बराबर 4ac और c का मान निकालेंगे तो 4a का भाग लग जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा b² बटा 4a। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे चित्र बना हुआ, तो इसमें क्या करना, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो पहले बनाए एक त्रिभुज हम, प्रश्न नंबर 9 लिख लीजिए। यहाँ पर A B और C
और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम डी और ये ई। तो देखो BC के समांतर, यहाँ पे समझिएगा BC समांतर DE दे रखी है, ठीक। तो थिल स्क्वायर में लगा देंगे। तो थिल स्क्वायर में क्या होती है, AD बटा DB और AE बटा EC, ये हमारी थिल स्क्वायर में कहलाती है। तो यहाँ पे लिखना हमें AD बटा DB, फिर यहाँ लिखना AE बटा EC। अब देखिए AD का मान यहाँ पे दिया हुआ x + 3 और DB का मान है हमारा 3x + 19 और AE का मान है x और इसका मान है 3x + 4। तो मान लगा दीजिए। तो इस AD की जगह पे हमें लिख देना है, AD की जगह पे लिखेंगे हम x + 3 और बटा इसकी जगह पे लिखना है 3x + 19 बराबर AE की जगह पे x लिखना है और BC की जगह पे 3x + 4। कैसे गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें करिए 3x² और x का 19 में करिए तो 19x बराबर इसका इसमें करिए 3x²। पहले देखो एक काम करो, पहले x का इसमें कर लो 3x, फिर इसका इसमें करो 4x, फिर 3 का करो 3 त्रिका 9x, फिर 3 चौक 12। अब यहाँ पे थोड़ा एक बार गुणा फिर समझिए, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे 3x² और ये 19x। पहले x का गुणा इन दोनों में किया 3x² फिर 4x, फिर 3 का गुणा इन दोनों में किया तो 3 त्रिका 9x और 3 चौक 12। अब जो एक जैसा जो समान उसे काट दो, ये दोनों कट जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर बचेगा 19x बराबर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 13x और प्लस 12। तो 13x ले आइए, तो 19x माइनस का 13x बराबर 12। तो घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6x बराबर 12। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 निकल के आ गया हमारा। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, तो उसमें विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। ठीक है, तो 1 से 10 तक पहले समांतर, वो 1 से लेके 10 तक सम संख्याएं लिखिए, 1 से लेके 10 तक सम संख्याएं। तो प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ पर 10। तो 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है माध्य या समांतर माध्य एक ही बात है, समांतर माध्य बराबर। तो समांतर माध्य जब पदों के बीच में समान अंतर हो, पदों के बीच में समान अंतर हो, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या यानी पहली संख्या 2, ठीक, 2 और प्लस 10 और बटा 2। एक बार तो समझिए, पहली जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो आपको पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ देनी है, बटा 2 कर देना। तो ये हो जाएगा हमारा 12 बटा 2, 2 एकन 2 और 2 छंग 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। एक बार फिर समझिएगा, संख्याएं कैसी भी हों, बस संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो समांतर माध्य बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 10 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और 12 में 2 का भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। चलिए अगला समझिए। और इसके बाद प्रश्न नंबर 10 के बाद है प्रश्न नंबर 11। 11 है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए भाई 156 के अभाज्य गुणनखंड काट दीजिए। तो पहले 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 नेम 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, अब ये 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो आपको लिख देना है 156 बराबर 2 से 2 बार काटा है तो 2 पे घात 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो ये देखो कहाँ मिल रहा है, उसी पर टिक लगा दीजिए। तो ये विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाले अभाज्य गुणनखंड कहाँ मिल रहे हैं, बी में मिल रहे हैं। ठीक है, तो बी पे लगा लीजिए टिक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12, ये तो बहुत बार लगा चुका हूँ 12 को यार। 12 में माध्य ज्ञात करना, तो सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर
बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो 3 गुणा माध्यक अर्थात माध्यिका, ठीक है, माध्यक को माध्यिका बोलते हैं। तो बहुलक कितना है, देखो माध्य 24 है, बहुलक 12 है, 12 और प्लस 2 गुणा 24, तो ये 3 गुणा माध्यक बराबर, ये तो 12 और 12 और 24 दूनी 48, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। तो 3 गुणा माध्यक बराबर हो जाएगा 60, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और ये 0, तो माध्यक बराबर निकलेगा हमारा 20। यही प्रश्न का आंसर आ गया। तो 20 देखो, टिक लगाओ जल्दी से, तो विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 15 पे आप। प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos a बराबर 7/25। तो प्यारे बच्चों cos क्या होता है, cos होता है हमारा आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालनी है हमें। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इधर 25 का वर्ग, आधार 7 का वर्ग और लंब हमें पता नहीं, तो हो जाएगा ये तो 625 हो जाएगा। ये 49 को दिलाओ और एल का वर्ग घटाइए, 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे रह गया हमारा 1, तो 11 में से 4 जाएगा 7, 5 बराबर एल का वर्ग, और ये बन जाएगा 24 का वर्ग, ठीक। तो 24 का वर्ग बराबर एल का वर्ग, घात से घात कट जाएगी, तो लंब बराबर निकलेगा 24। अब हमसे इसमें पूछा गया है tan कहाँ चला गया प्रश्न यार, हाँ tan a प्लस cot a का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख लो भैया tan a प्लस cot a। तो प्यारे बच्चों tan क्या होता है, tan होता है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, ये 24 लिखा हुआ है, लंब बटा आधार, तो 24 बटा आधार कितना है 7 है, प्लस tan लंब बटा आधार होता है हमारा, ठीक है, लंब 24 है और आधार 7 है। cot और cot होता है हमारा आधार बटा लंब, तो आधार कितना 7 है, लंब 24 है, यानी 7/24। अब इसको हल करिए, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये 24 का गुणा 24 में करेंगे, जब 24 का गुणा 24 में करेंगे तो 5 तो 76 प्लस 7 7 49 बटा, और नीचे गुणा करना चाहो तो कर दो, नहीं तो लगा दो, गुणा कर ही दो, 9 चौक 36 की 6 हासिल, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ऊपर वाला जोड़ दो तो 625 बटा 16 68। अब देखो कहीं पर है ये आंसर, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो डी पे टिक लगा लीजिए खटाक से जल्दी से। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 15 के बाद प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, उसमें मूल ज्ञात करने हमें। प्रश्न नंबर 17 है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो x² माइनस 3x माइनस 10 और बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड कर दीजिए, तो देखो 10 एकम 10, 10 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 3 मिले, तो x² माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2 माइनस का 10 बराबर 0। तो x² इसका अंदर गुणा करिए, तो 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस 2 कामन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, फिर इसको लिखना है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो इसका जो आंसर निकला है 5 और कामा माइनस 2, 5 कामा माइनस 2, तो विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 है
यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये मान के चलिए हमारा समतल है, ठीक है, और ये मीनार है, ठीक, और छाया इसके समतल पर ही बनेगी। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई हमारी h है और जो इसकी छाया है इसकी √3 गुनी है तो √3h। तो यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे तो A B और ये C, तो ये कोण ज्ञात करना हमें, ठीक है। यहाँ पे ये कोण कर लो थीटा, तो यहाँ पे tan लगा देंगे हम। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है h है और आधार कितना है √3h। तो ये h से h कट जाएगा तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो tan थीटा बराबर tan 30। तो ये tan से tan चला जाएगा तो थीटा बराबर हमारा 30 अंश निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, ये विकल्प नंबर हमारा C सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा खंड बा चालू होता है, उसको देखिएगा आप लोग। खंड बा और 21 का पहला, तो यानी खंड बा पहले का ए है हमारा द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसका बेसिक है उसको देख लीजिए, नंबर 1 डाल के लिखिए, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए आप। अगर बेटा d का मान प्लस में निकला, d का मान प्लस निकला तो आप इसकी हिंदी लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान, ठीक है। नंबर 2 डाल के लिखिए, जब d का मान 0 निकले, d का मान 0 निकले तो यहाँ पे लिखना है मूल वास्तविक तथा समान, तो आपको ये लिखना है। नंबर 3, जब d का मान माइनस निकले तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, या मूल काल्पनिक ऐसे भी लिख सकते हो आप, मूल काल्पनिक है। या तो आप ये वाली हिंदी लिख दो या फिर ये वाली हिंदी लिख दो। अब देखिए प्रश्न, तो प्रश्न नंबर पहले का ए, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है 4x² - 6x + 5 = 0। तो प्यारे बच्चों इसमें विभक्त कर ज्ञात करना। तो a का मान 4 है, b का मान -6 और c का मान 5 है। तो d बराबर b² - 4ac हमें निकालना है। तो b का मान 4 का वर्ग, सॉरी माफी चाहता हूँ, b का मान 6 का वर्ग -6, ठीक है, और 4, a का मान 4 और c का मान 5। ये एक b का मान -6 है तो माइनस संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस ही रहता, तो 6 का 36 हो जाएगा, -4 चौक 16, 16 पंजे 80 लो, ठीक। अब 80 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारा 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे रहेगा 7, 44 बचा हुआ माइनस का, ठीक। अब ये माइनस का बचा हुआ तो हिंदी क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर आप ये हिंदी नहीं लिखोगे तो बोर्ड की परीक्षा में आपको 2 नंबर काट देगा वो, तो आपको ये हिंदी जरूर लिखनी है, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका है सी, इसको देखिएगा, पहले का सी पार्ट। तो यहाँ पे दे रखा है cos a - b बराबर √3/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे cos है तो cos में ही देखिए ये मान किसका होता है। तो यहाँ पे लिखना cos a - b बराबर cos, ये हमारा 30 का मान होता है। तो ये cos से cos चला जाएगा तो a - b बराबर 30, ये समीकरण नंबर हो गया 1।
इसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ फिर साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 ये दे रखा है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखिए ये मान किसका होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60। तो ये साइन से साइन चला जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60 ये निकला समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर लगाइए। तो a माइनस बी बराबर 30, फिर a प्लस बी बराबर 60, इन दोनों काट दो तो 2a बराबर 90 हो जाएगा। 2 1 2, 2 चौकू 8, 2 पन्ना 45, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो a बराबर निकला 45। अब a का मान चाहो तो समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ। 2 में रखने पर तो a की जगह 45 लगा दो। कहाँ पर, यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। तो 45 को उधर भेज दो तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b बराबर निकलेगा हमारा 15 अंश। ठीक, तो एक निकला 45 अंश और एक निकला है 15 अंश। और यही हमारे हो गए प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद डी नंबर अपने आप करिए। प्रश्न नंबर ई देखिएगा, ई नंबर पे आ जाइए। ई क्या कर रहा है, ये संख्या पर आधारित है। तो सबसे पहले लाइन लिखनी है, माना इकाई का अंक बराबर 22, दहाई का अंक बराबर x, अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस 22। अब आ जाइए प्रश्न तरफ। तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग कितना, 9 है। तो x प्लस 22 बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर प्रश्न कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस 22 इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इस संख्या के अंक पलटिए तो 10y प्लस x और इसका 2 गुना, ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। इसको हल करिएगा तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9y, इसका इसमें करेंगे 20y और प्लस 2x। पक्षांतर करिए, इस 2x को उधर ले आइए और 9y को उधर भेजो। तो 90x माइनस 2x बराबर 20y और माइनस 9y। ठीक है, 9y 90 नहीं 9y। अब यहाँ तो बचेगा 88x और इधर बचेगा 11y। तो 11 8 88, तो y बराबर निकला हमारा 8x। और इसको कर लिया समीकरण नंबर 2। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो y बराबर 8x निकला है वो कहाँ लगा देंगे, 1 में लगा देंगे। तो इस y की जगह पे हमें 8x लगा देना है। तो ax प्लस 8x बराबर 9। तो 9x बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर निकलेगा 1। 2 में रखने पर तो x बराबर 1 निकला, ये कहाँ लगाना, 2 में लगा देना है। तो x की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो y बराबर 8 मिलेगा। तो जो हमारी संख्या थी उसको देखिएगा तो नई लाइन से लिखना है, संख्या बराबर 10x प्लस 22। तो जो हमने x y के मान निकाले वही यहाँ लगा दीजिए। 10 गुणा x का मान 1 और y का मान 8। तो इसको हल करेंगे 10 और 1 18 बन जाएगा हमारा। तो बेटा यही आ गया प्रश्न का आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर पहले का E18। ठीक है, चलिए भाई आकर देखिए नंबर। अब आपको प्रश्न मिलेगा दूसरे का B। ठीक है, ये माध्यक भौतिक अपने आप निकालिए, बहुत सवाल लगवा चुका हूँ मैं यार ये। और यहाँ पे ये जो दूसरे का A है ना, यानी A का B ये भी कटा हुआ। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में ये भी कटी हुई है हमारी, ये वाला प्रश्न कटा हुआ है। तो आ जाइए B पर।
एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। जो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। देखो बेटा, एक सीधा राजमार्ग है ये, और ये राजमार्ग कहाँ जाता है? एक मीनार तक जाता है ये। और इस समय एक कार यहाँ पर है और एक व्यक्ति इस मीनार पे बैठा हुआ। तो यहाँ से इसने इस कार को देखा। तो जो अवनमन कोण बनता है कब बनता है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो ये जो कोण बना है हमारा कितने का है? 30 अंश का है। तो अवनमन कोण ये बनता है, ये कोण 30 का, तो ये भी 30 का है। तो ये दोनों एकांतरता कोण कहलाते हैं। अब प्रश्न कह रहा है 6 सेकेंड बाद, तो अभी तो कार यहाँ पे थी, तो 6 सेकेंड बाद कार यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगी। तो जो इसका अवनमन कोण बनेगा अब 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इतना तो ये 30 है, अब ये इतना पूरा हमारा 60 बनेगा। ठीक, कितना? अरे भाई ये इतना 30 है, ये पूरा 60 हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा आगे भाई। जब ये इतना 60 है तो ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे लिख लो ए बी सी और ये डी, यहाँ लिख लो ई। तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ऊंचाई दी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी है? चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, मीनार की ऊंचाई भी निकाल लेंगे हम। ऊंचाई तो दी नहीं इसने। चलो भाई, कोण और ये दूरी दे रखी है 6 सेकेंड। ठीक, 6 सेकेंड लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे, इससे x कर लो और इसे h कर लो। तो इसको लिखना है, माना प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का बी। माना AC एक सड़क तथा CD एक मीनार है। ठीक, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज पहले यही ले लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में तो आपको लिखना है tan 60 लंब बटा आधार यानी h बटा x, और tan 60 का मान √3, तो h बटा x। तो यहाँ से मैं h का मान निकालना है, तो इसके नीचे कर लो। तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो अंडर रूट यानी h बराबर निकलेगा √3x इतना। अब समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे 33, तो 33 लंब बटा आधार, तो h बटा 6 प्लस x, और 33 का मान 1 बटा √3, और h का मान देखो ये रहा। h की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखना है हमें √3x बटा 6 प्लस h, कैसे गुणा करिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x आएगा, क्योंकि 6 प्लस x है ना हमारा। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो √3 का गुणा √3 का गुणा √3 में होगा, तो इसका अंडू हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस x। तो x को उधर ले आइए, तो 3x माइनस x बराबर 6। तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 6, 2 एकन 2, 2 3 6, तो x बराबर 3 सेकेंड। तो मीनार को यानी कि कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लग जाएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का बी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद सी नंबर देखिएगा, दूसरे का सी। बिंदु -2, 2, और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में
विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको भी समझ लीजिए। पहले एक रेखा खींचनी है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वो दोनों बिंदु किनारे पे रहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये दो बिंदु हैं -2, 2 और 2, 8। ठीक है, अब दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो अभी कितने हो गए 2, अब कितने हो गए 3, अब कितने हो गए 4। तो आप लिख लो P, Q और R। अब समझिएगा ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं। तो ये बेटा Q है हमारा, ये Q किसके बीच में है, ये Q है हमारा A और B के बीच में। तो यहाँ पे लिखना है A B का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखिए x1 का मान -2 है और x2 का मान +2 है और बटा 2। y1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है और बटा 2। ये तो इससे कट गया, तो यहाँ पे 0 बटा 2 तो 0 आएगा और ये हो जाएगा हमारा 8 2 10, 10 बटा 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो ये बन जाएगा 0,5, 0,5। ये निर्देशांक किसके निकले हैं, Q के निकले हैं। तो यहाँ पर लिख दो 0,5। अब थोड़ा यहाँ से आगे देखिएगा। तो हमें इस Q के निर्देशांक मिलने के बाद अब P के निर्देशांक निकालेंगे। तो जो P हमारा किसके बीच में है, A और Q के बीच में है। तो यहाँ पर लिखेंगे AQ का मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर, सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है AQ। तो AQ वाले ही बिंदु लिए जाएंगे। तो A का है -2, 2 और Q का है 0,5। तो ये वाले दोनों मान लगाइए आप। तो देखो x1 का मान -2, x2 का मान 0 बटा 2 कामा y1 का मान 2 और y2 का मान 5 बटा 2। इसको हल करिएगा तो यहाँ पर ये तो बचेगा -2 बटा 2 कामा 7 बटा 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2। तो यहाँ पर बचेगा हमारा -1 कामा 7 बटा 2। एक ही आ गया आंसर। अब इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे QB का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। QB का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। QB का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो इसका सूत्र है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे QB लिखा हुआ है। तो Q के निर्देशांक तो क्या है, Q के निर्देशांक 0,5। तो 0,5 और B के निर्देशांक है हमारे पास 2,8। तो 2,8। तो ये वाले बिंदु यहाँ लगाइए। तो देखो x1 का मान 0 और x2 का मान x1 का मान 0, x2 का मान 2 बटा 2 कामा y1 का मान 5 और y2 का मान 8 बटा 2। हल करिए 2 बटा 2 तो एक ही रह जाएगा ये हमारा, और ये 8 5 13 बटा 2 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब प्रश्न नंबर डी है भिन्न पर आधारित। इसको देखिएगा आप लोग। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन घंटी को प्रेस करने से ये फ़ायदा है, तो जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी है हमारा, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना हर बराबर x। तो अंश क्या होगा हमारा भैया, तो अंश बराबर होगा x माइनस 3। तो आपको लिखना मूल भिन्न, मूल भिन्न अंश बटा हर होता है ना, तो अंश x माइनस 3 और हर हमारा x है। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर अंश और हर में 2-2 जोड़ दें। अंश और हर में 2-2 जोड़ दें। इसमें 2-2 जोड़ो तो x माइनस 3 बेटा 2 इसमें जोड़े और 2 इसमें जोड़े। ठीक है, अंश हर में 2-2 जोड़े और मूल भिन्न का योग, और इसी में मूल भिन्न जोड़ दो। x माइनस 3 बटा x का योगफल जो हो जाता है 29/20। अब इसको हल करिएगा। तो पहले थोड़ा इसको सरल कर लें हम। ये x माइनस 1 बचेगा। ठीक, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, और x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 और बटा x बराबर 29/20। इसको जरा ध्यान समझिएगा। तो देखो इसका गुणा इसमें करना है तो x², इसका इसमें करना तो माइनस x, प्लस x का इसमें करना तो x²। पहले x का इन दोनों में कर दो तो माइनस का 3x, 2 का करो प्लस का 2x माइनस 6, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो इसका इसमें करेंगे तो x² और प्लस का 2 बराबर 29/20। अब यहाँ पे x², 2x²। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4x, तो माइनस के 4x में से प्लस का 2x चला जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा और माइनस का 6, और बटा हो जाएगा हमारा x² प्लस का 2 और बराबर 29/20। अब कैसे गुणा करिएगा, तो यहाँ पर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये तो बन जाएगा 40x², इसका इसमें 40x माइनस 120। अब बराबर इसका इसमें करेंगे तो 29x² हो जाएगा और 29 दूनी 58। लो गलती हो गई, देखो इसमें है x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x बनेगा ना, तो यहाँ पे 2x रहेगा। तो इसका इसमें 29x² और इसका इसमें करेंगे तो 58x हो जाएगा। अब इन दोनों को अंदर ले आइए, यानी इधर ले आइए, तो 40x² माइनस का 40x, ठीक है, और माइनस का 29x² और माइनस का 58x और माइनस का 120 और बराबर 0। अब ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो माइनस यानी प्लस का 11x² बचेगा हमारा। अब इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 98x हो जाएगा और माइनस का 120 बराबर 0। अब इसके करने गुणनखंड में, तो 120 का गुणा 11 में करेंगे, 120 का गुणा 11 में करेंगे तो निकलेगा 1320। कितना निकलेगा 1320, और 1320 के ऐसे गुणनखंड करो, 1320 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 98 बचे। तो हम क्या करेंगे 110 गुणा 12, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1320 निकलेगा और घटाएंगे तो 98 बचेगा। चलिए भैया थोड़ा और आगे बढ़ाइए, 11x² माइनस x 110 माइनस 12 और माइनस का 120 बराबर 0। तो जाए 11x² माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे, तो ये जब गुणा करेंगे तो 110x माइनस माइनस प्लस ये 12x माइनस का 120 बराबर 0। प्यारे बच्चों, प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा गुणनखंड समझा दूं, क्योंकि काफी बच्चों को समझ में नहीं आएंगे कि सर ने कैसे कर दिया। तो देखो एक बार समझिए आप लोग, यहाँ से
देखो 120 का गुणा 11 में करेंगे, 120 का गुणा 11 में करेंगे तो 1320 निकल के आएगा। तो 1320 के काटिए गुणनखंड। सबसे पहले 2 से मारिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12 जीरो, फिर 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 जीरो, फिर 2 से करिए, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 3 से काटिए तो बन जाएगा ये हमारा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 इतना। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले इन दोनों गुणा किया तो 55 दूनी 110, तो 110 ये लिख लिया। अब बचे कितने, 2 दूनी 4 और 4 तियो 12, तो 110 गुणा 12 इस प्रकार मैंने निकाल लिया था। ठीक है, अब आ जाइए आगे। और प्यारे बच्चों, छोटी सी भैया रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए समझिए भाई आगे। तो इसमें 11 कॉमन लेंगे, 11x। जब इसमें से 11x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें x माइनस 10। यहाँ से हमें 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 मिलेगा बराबर 0। तो x माइनस 10 और 11x प्लस 12 बराबर 0। तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 11x प्लस 12 बराबर 11x प्लस 12 बराबर 0, तो 11x बराबर माइनस 12, तो x बराबर माइनस का 12/11। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर हो जाएगा हमारा अमान्य। ठीक है, तो x बराबर 10 है, तो जो हमारी भिन्न है नई लाइन से लिखेंगे हम, भिन्न बराबर हमारी है x माइनस 3/x। तो x का मान 10 निकला तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, तो 10 माइनस 3/10, तो जो आंसर निकलेगा 7/10 निकल के आएगा। यही हमारा लास्ट में निकला आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज बनाने हैं, तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 लिख लें। पहले यहाँ पे दो त्रिभुज बनाने, एक हमारा त्रिभुज हो जाएगा ये, जिसका नाम लिख लेंगे हम ए बी और ये सी, और एक छोटा सा त्रिभुज ले लेंगे हम, इसका नाम है डी ई और ये ए एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया हुआ, ये वाले दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण डी, और इन कोण के द्वारा जो भुजाएं निकली हैं, ठीक, एक ये और एक ये वाली भुजा समानुपात में है। तो यहाँ पर लिखना हमें ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। ठीक, इतना दिया हुआ है। ठीक, तो लिखना सिद्ध करना है नई लाइन से, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई और एफ। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब इसके संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ, यानी इसके संगत कोण बराबर हमें दिखाने हैं। तो नई लाइन से रचना में लिखेंगे, यहाँ पर हम रचना में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की
भुजा AB तथा AC पर दो बिंदु क्रमशः P तथा Q इस प्रकार लिए कि देखो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इस पर दो बिंदु इस प्रकार लिए, यहाँ पे कर लो P और यहाँ कर लो Q। ठीक, P और Q ये दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AP बराबर DE। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है AP बराबर DE और AQ बराबर DF, इस प्रकार लिए हमने। ठीक है, अब आगे समझिएगा। फिर नई लाइन से लिखना हमें PQ को मिलाया, अब इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ को मिलाया। अब हमें लिखना है उपपत्ति में, यहाँ पर उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में, यानी कौन कौन सा त्रिभुज लिया हमने, एक ये वाला त्रिभुज लिया और एक ये त्रिभुज लिया। अब ये दोनों त्रिभुज अलग बना ले हैं हम, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज देख लीजिए आप, हमने यही दोनों कौन कौन सा, एक त्रिभुज ये लिया है और एक त्रिभुज ये लिया है। तो देखो ये वाली भुजा तो इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखना हमें AP बराबर DE। ठीक है, यानी AP बराबर DE। फिर लिखना है हमें AQ बराबर DF। फिर लिखना है कोण A बराबर कोण D। इसलिए त्रिभुज APQ सर्वांशम त्रिभुज DEF किसके आधार पे, दोनों त्रिभुज सर्वांशम किसके आधार पे हो गए, दो भुजाएं और एक कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे SAS के आधार पर दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांशम हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो हमें लिखना है कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। तो क्या लिखेंगे, तब कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E तथा और कोण Q बराबर कोण F। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब समझिएगा आगे जो प्रश्न में दिया हुआ है, फिर ऊपर पहुंच जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है AB बटा DE बराबर AC बटा DF। ये देखिए हमने क्या, ये जो दिया हुआ वही लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लें दिया है आगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस DE की जगह पे, इस DE की जगह पे AP लगाएंगे, DE की जगह पे AP और DF की जगह पे AQ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम DE बराबर AP और DF बराबर AQ रखने पर, तो AB बटा और DE की जगह पे लगा दीजिए AP बराबर AC बटा DF की जगह पे लगा दीजिए, DF की जगह पे लगा देंगे AQ। अब आप ये देखिए जो अनुपात है, ये अनुपात है कहाँ का है, देखिएगा यहाँ पे इसमें आपको दिखा दें ये अनुपात कहाँ का है। देखो AB बटा AP, AB बटा AP और इसके बाद है AC बटा AQ। तो इस त्रिभुज का अनुपात है। तो जब ये दो भुजाएं समान पात में है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो नई लाइन से लिखना है इसलिए
बी सी समांतर पी क्यू। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो जब ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी तो आपको पता है ये दोनों संगत कोण है, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखना है कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी, फिर कोण सी बराबर कोण क्यू, और आगे लिख दीजिए संगत कोण। तो इसको नीचे लगाइए, ठीक है। यानी कि कोण बी बराबर कोण पी, तो ये संगत कोण है। अब एक बात और समझिएगा भाई, यहाँ पे कोण पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कोण पी की जगह पे कोण ई लिख सकते हैं। तो कोण पी की जगह पे कोण ई लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण बी बराबर कोण ई। एक चीज तो ये मिल गई। अब इसके बाद इसका जो दूसरा कोण है ये वाला कोण सी बराबर कोण क्यू। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखिएगा कोण सी बराबर कोण क्यू। ये भी संगत कोण है हमारा भाई, ये भी संगत कोण है ना, आगे लिख दीजिए संगत कोण। अब कोण क्यू की जगह पे देखिए, कोण क्यू की जगह पे कोण एफ लगाएंगे, कोण क्यू की जगह पे कोण एफ लगाएंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए तो कोण सी बराबर कोण एफ। अब आप ये देखिए इस त्रिभुज में क्या हुआ, देखो ये वाला कोण तो इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। तो संगत कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक किसके आधार पे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे ए के आधार पर। तो ये आ गया प्रश्न का हल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे लिखेंगे 4/√x प्लस 3/√y और बराबर है 3, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। ये समीकरण नंबर कर लो 1, और दूसरा समीकरण है हमारा 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे विलोपन से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 का गुणा यहाँ लगा दीजिए। देखो हर तो समान है, अंश बराबर करना है। तो यहाँ पे 9 है तो 9 का गुणा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 का गुणा यहाँ। अगर ये दोनों संख्याएं कट जाएं तो काट दिया करो। तो देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। तो इस 3 का गुणा ऊपर ही ऊपर करना है, ठीक, और 1 का गुणा यहाँ करना है। तो करिए भाई। तो ये तो बन जाएगा 12/√x प्लस 9/√y बराबर 3 त्रिका 9। 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 8/√x माइनस 9/√y और बराबर 1। और देखिए 3 त्रिका 9 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 कर लीजिए। अब ये दोनों कट जाएंगे तो इसके देखो हर समान है, तो जब हर समान होते तो अंत जोड़ देंगे। तो 12 और 8 20 हो जाएगा, 20/√x बराबर 9 और 1 10 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। तो 2/√x बराबर 1/1 कर लो, कैसे गुणा, इसका इसमें इसका इसमें। तो √x बराबर 2, इधर से अंडरू हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी। तो x बराबर 2 पे घात 2, तो x बराबर 4। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ। तो 1 में रखने पर तो जो x बराबर 4 है ना, तो x बराबर 4 हमें यहाँ पे लगाना, ठीक है, यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 4/√4 प्लस 3/√y और बराबर 3। तो इस 4 को 2 लिखा जाएगा। तो 4/2 प्लस 3/√y और बराबर 3। तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बचेगा। इस 2 को ले आइए इधर। तो यहाँ पे 3/√y बराबर 3 माइनस 2, तो 3/√y बराबर 1। तो इसके नीचे 1 कर लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा √y बराबर 3।
इधर से ये अंडरू हटेगा, उधर घात लग जाएगी, तो y बराबर 3 पे घात 2, तो y बराबर 3 त्रिका 9। तो प्यारे बच्चों यही दोनों आंसर निकल के आ गए। x का मान 4 निकला है और y का मान 9 निकला है। चाहो तो यहाँ पे दोबारा फिर लिख दो x का मान, इस प्रकार दोनों एक साथ लिख लो, अच्छे थोड़ा सही रहेगा। चलिए हिंदी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है चौथे का, अथवा उसको देखिएगा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना है माना धारा की चाल। प्रश्न नंबर चौथे का अथवा है हमारा, ठीक है, चौथे का अथवा। तो यहाँ पे लिखना है माना धारा की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसके बाद मोटर बोट अर्थात नाव की चाल कितनी है, ठीक, मोटर बोट की चाल ऐसे लिख लीजिए, मोटर बोट की चाल बराबर दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और बेटा दूरी दे रखी है हमें, दूरी है हमारी 24 किलोमीटर। अब समझिएगा, जब ये मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। तो यहां पे लिख लो धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, जब मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों की चालें जोड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, मोटर बोट की चाल अधिक होगी और धारा की चाल हमेशा कम होगी, तो इसको हमेशा आगे रखेंगे और धारा की चाल हमेशा पीछे रखी जाती है। और जब ये धारा की दिशा में जाएंगे दोनों की चालें जोड़ेंगे, तो 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर सूत्र होता है हमारा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे लिखना हमें t1 बराबर दूरी कितनी है 24 और चाल कितनी है 18 + x, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। जब मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, तो यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो 18 - x, ठीक है, यहाँ पे लिख देना किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय दूसरा लगेगा t2 बराबर, तो दूरी हमारी वही है, तो 18 - x। अब प्यारे बच्चों इसको समय अधिक लगेगा क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, इसको समय अधिक लगेगा और इसको समय कम लगेगा, तो इसमें से इसे घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे t2 - t1 बराबर 1 घंटा अधिक समय लगता है। प्रश्न कह रहा है ना 1 घंटा अधिक, तो बराबर 1, तो t1 t2 के मान लगा दीजिए। तो हमारा t2 का मान है, यहाँ पर लिखेंगे हम 24/18 - x, और -t1 का मान ये है 24/18 + x बराबर 1 घंटा अधिक लगता है। तो ऊपर से 24 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, तो जब 24 कॉमन लेंगे तो 1/18 - x माइनस 1/18 + x बराबर 1। अब यहाँ पे गुणा करिए, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये 24 तो बाहर रहेगा। जब इसका इसमें करेंगे तो 18 + x, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि वहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो -18 और +x बन जाएगा हमारा बटा, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 18 का वर्ग होता है 324 - x² बराबर 1। तो ये 18 से 18 चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये बचेगा
एक्स एक्स 2x 24, फिर यहाँ पे 2x 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो इसका गुणा करेंगे तो 48x बन जाएगा बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। कैसे गुणा करिए, तो इसका इसमें तो 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पक्षों को ले आइए, तो 48x ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 324 बराबर 0। अब 324 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 48 आए। चलिए समझिए भाई, 324 गुणनखंड काटिए इसके, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, फिर 3 से काटिए, 3 नेम 87। अब इसको हल करिएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करें, हाँ देखो 27 दूनी 54, 54 गुणा और 3 दूनी 6, 54 में से 6 घटाएंगे 48 बच जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे लिखना हमें 54 माइनस 6 और माइनस का 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 54x और माइनस का 6x और माइनस का 324 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 56 30 और 2 बचा हुआ है, 6 चौक 24 बराबर 0। तो x प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 54। तो आपको पता है माइनस वाला उत्तर अमान्य होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अमान्य। अब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस ये हो गया प्यारे बच्चों प्रश्न का हल। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बस जय हिंद जय भारत।